सो 4 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 2 मेन पेपर, उनके दो दो सेक्शंस ए बी एंड एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब एक हमारे पास क्लास लेक्चर्स होंगे, एक प्रिंटेड नोट्स होंगे। आपको इन दोनों को सिनर्जाइज करना है। जो टॉपिक मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपने उसके प्रिंटेड नोट्स साथ के साथ पढ़ने हैं, राइट। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ कुछ आर्टिकल्स कभी कभार अब डालूंगा। पिछले साल तो मैंने 100 से ज्यादा आर्टिकल डाल दिए थे, बच्चों की जान ले ली थी। इस बार मैंने उन आर्टिकल्स को भी अपने लेक्चर्स में इंटीग्रेट कर लिया प्रिंटेड नोट्स की शेप में। तो आपको अब उतने ज्यादा आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ने, बट एज एंड व्हेन आई रीड एनी न्यू आर्टिकल तो मैं वो आर्टिकल भी शेयर करूंगा। कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं मेरे हिस्ट्री में, स्टैटिक लेक्चर्स, जिनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो ऐसे अराउंड 30 to 40% लेक्चर्स हैं जिनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। उन लेक्चर्स को मैं पिछले साल वाले लेक्चर्स को ही प्ले कर दूंगा, राइट। वो लाइव नहीं होंगे, वो प्लेड होंगे। लेकिन अगला लेक्चर जब मैं आके लाइव लूंगा, अब ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ता पूरा आप वही लेक्चर चलेंगे कि रिकॉर्डेड एक हफ्ता देखो। एट मैक्स वो 2 या 3 दिन चलेंगे। अगर वो 3 दिन भी चले, जब भी वो आएंगे टॉपिक्स, तो उसके अगले लेक्चर में आके पहले मैं उन 3 लेक्चर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपने वो 3 लेक्चर्स देखे हैं, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना है। फिर मैं अगला जो नया लेक्चर बनाऊंगा वो करूंगा। सो कुछ कुछ चीजें मैंने हर बार चेंज की होती हैं और इस बार भी वो चेंज हो गई। पर कुछ लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल ही अब स्टैटिक हो गए कि उनमें कुछ ऐड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दूंगा। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो पहले अपना हाथ खड़ा कर दो। किसी को कुछ भी बोलना है अगर तो फिर मैं आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं फिर माइक ऑन करवा ही लेता हूं। इसको दिया जाए माइक। चलो गुड, नए स्टूडेंट को देते हैं। अभय कुमार, कैन यू प्लीज स्विच ऑन? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। जो मैंने बोला वो सब समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट उसमें? नो सर। चलो फिर कर दें अब सर स्टार्ट। एक डाउट था सर। बोलो। सर मैं ना 3 ईयर बैच का स्टूडेंट हूँ सर आपका। ओके। तो सर अभी से हम ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? देखो यार, ऐसा है कि ऑप्शन आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, उतना आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ऑप्शनल की आपने मल्टीपल रिविजन्स करनी है। और यस सर। हिस्ट्री पर्टिकुलरली एक ना बेनिफिशियल सब्जेक्ट हो जाता है कि एक बार इसके नोट्स बन गए ना तो आपका 90% काम तो खत्म ही हो चुका है। अब ना सर इसको मैंने इसमें आपने कोई नए करंट अफेयर के नोट्स डालने हैं, ना हाँ इसमें जी आपने नए सर। थिंकर्स ऐड करने हैं, ना श्योर फिलोसफर्स सर। ऐड करने हैं। तो ये हाँ एक जी। बार जब नोट्स बन गए ना, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ पढ़ के रिवाइज करके इनके सिनॉप्सिस बना के माइंड मैप बना के अपने पास तैयार करने हैं। तो ठीक है जितना सर। ज्यादा सर टाइम हमें हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट देता है उतना तो कोई देता ही नहीं है। नहीं सर, ये तो बात है ही सर आपकी। ठीक है जी, तो कर हाँ ले जी शुरू। सर। हाँ जी सर। कर लें क्लास शुरू फिर अब। हाँ जी सर। श्योर सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सो जो फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे है, इट इज अबाउट सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और सोर्सेज में 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा और बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊंगा। और ये जो स्लाइड है इसी को मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ये स्लाइड पढ़ लेना और सिचुएशन आपके लिए अंडर कंट्रोल हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप फिर समझ नहीं पाओगे, या ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं लिख पाओगे। हिस्ट्री में ना समझना सिर्फ 50% है, 50% याद करना है, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स में ना समझने में ही 100% लग जाता है। अब देखो, सोर्सेज टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री। अब कोई भी हिस्ट्री है उसके लिए सोर्सेज क्या है कि हम ना किन बेसिस पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें फैक्ट मिल कहां से रहे हैं। जितने भी सोर्सेज होंगे उनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। 1 2, हर सोर्स की कुछ स्ट्रेंथ भी होंगी तो कुछ वीकनेसेस भी होंगी। जब हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्टीमेटली दैट विल बिकम आवर क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। अब देखो, सोर्सेज को ना सबसे पहले हमें 2 चीजों में डिवाइड करना है। एक है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं कि आज बैठकर हम लिख रहे हैं आज ही के टाइम के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल
एंशियंट इंडिया से एग्जांपल लेते हैं। समुद्रगुप्त नाम के राजा के लिए उसकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी जा रही है, उसकी प्रेस में प्रयाग प्रशस्ति लिखी जा रही है, हरिसेन लिख रहा है, कंटेम्परेरी है, उसी के टाइम पे उसका राइटर है और उसी की प्रशंसा में लिख रहा है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। जिस राजा के टाइम पर उसी के बारे में लिख दिया गया हो वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है। मिडीवियल में अकबर के लिए अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी लिखता है, तो ये प्राइमरी सोर्सेज हो गए, राइट। दो चीजें हो गई ना, दो एग्जांपल एंशिएंट एंड मिडीवियल के। तो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं रिटन एट द टाइम ऑफ द सेम पर्सन। बट अब अगर हम फ्यूचर में जाकर उनके बारे में कुछ लिखें, राइट, आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग गैप हम पास्ट के बारे में लिखें, जैसे ना एक एग्जांपल, गुप्ता एज में एक राइटर है विशाखदत्त, और वो मौर्य एज के बारे में एक बुक लिखता है जिसका नाम था मुद्र राक्षस। अब वो गुप्ता एज में बैक जाता है, he goes into the past and talks about Mauryan age. तो ये हो गए secondary sources, right? So one are called primary sources, second are called secondary sources. ये हम literature की बात कर रहे हैं। डन, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब हम सोर्सेज को डिवाइड करें तो हम कैसे डिवाइड करते हैं कि एक एक आर्कोलॉजिकल है, आर्कोलॉजी से रिलेटेड, और दूसरे लिटरेरी हैं, लिटरेचर से रिलेटेड। एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है, दूसरे लिटरेरी सोर्सेज हैं। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में भी बहुत सारी वैरायटीज आ जाती हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स जो हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या एंशिएंट इंडिया के कुछ पैलेसेस मिल जाते हैं, कुछ टॉम्ब्स मिल जाते हैं। एंशिएंट इंडिया में बुद्ध के बने हुए विहारास हैं, स्तूपास हैं, राइट। वो सारा कुछ जो है वो आ गए मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आर्कियोलॉजी में। दूसरा आता है नुमिस्मैटिक। नुमिस्मैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ क्वाइंस। तो चाहे फिर वो एंशिएंट इंडिया के क्वाइंस हो, वो मिडिवल इंडिया के क्वाइंस हो, वो मॉडर्न इंडिया के क्वाइंस हो, इन क्वाइंस के बेसिस पर भी हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो वी हैव मॉन्यूमेंट्स, वी हैव नुमिस्मैटिक। थर्ड इज एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि रॉक एडिक्ट्स हो गए, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हो गए, वो पार्ट बनते हैं एपिग्राफी का। सो वी हैव मॉन्यूमेंट्स, वी हैव नुमिस्मैटिक, वी हैव एपिग्राफी, राइट। इसके बाद वी हैव, अच्छा अब ना सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं तो मैं रुक रुक के पूछता होता हूँ, और बताओ क्या ऐड करोगे, और बताओ। अब तुम्हारे से मैं ये नहीं पूछ सकता। सो मॉन्यूमेंट है, नुमिस्मैटिक है, एपिग्राफी है। एक चीज और है, उसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों ने टाइप करना है, और अभी मुझे टाइप वाला दिखेगा भी नहीं, तो मैं उसको बाद में जाके देखूंगा। मीनवाइल हम लिटरेरी सोर्सेज पे आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में एक डिवीजन तो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। अब इसमें और क्या क्या डिविजन हो सकते हैं? तो इसमें ना एक डिवीजन होगा, क्या ये रिलीजियस सोर्सेज हैं कि ये सेकुलर सोर्सेज हैं? रिलीजियस और सेकुलर, जैसे वेदास हैं, या बुद्धिस्ट लिटरेचर है, या जैन लिटरेचर है, ऐसे उपनिषदास हैं, अरंकास हैं, एंड उपवेदास हैं, ये सब रिलीजियस लिटरेचर हो गया। सेकुलर लिटरेचर में जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र आ जाती है, तो ये सेकुलर लिटरेचर हो गया। एक हो गया रिलीजियस, एक हो गया सेकुलर। फिर एक होता है नेटिव या फॉरेनर्स का लिटरेचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही अर्थशास्त्र से ये कौटिल्य ने लिखा, तो ये नेटिव आदमी का लिखा हुआ, इंडियन का लिखा हुआ है। जबकि इसी टाइम पे इंडिका लिखी गई, जो मेगास्थनीज ने लिखी, जो ग्रीक एम्बेसडर था, तो ये फॉरेन लिटरेचर हो गया, राइट। सो मॉन्यूमेंट्स है, न्यूमिस्मैटिक्स है, एपिग्राफी है, देन लिटरेचर है। रिलीजियस सेकुलर में डिवाइड कर सकते हैं, या नेटिव या फॉरेन में, प्राइमरी और सेकेंडरी में भी। ये हमारे पास सोर्सेज टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री हैं। लेट्स सी समबडी हैज टाइप्ड समथिंग। ओ यार, नोबडी ट्राइड इट। प्रखर इंस्क्रिप्शंस तो एपिग्राफी में आएंगी। लवनिमा इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी बेटा। एक्सकावेशंस प्रखर, वो मॉन्यूमेंट्स का पार्ट हो गया। एक्सकावेशन तो मॉन्यूमेंट्स हो गए ना, कि एक्सकावेट किसको कर रहे हो?
पेंटिंग्स, मुराल्स, वेरी गुड। और देख लो। तो आज एक काम करते हैं, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं और फिर मैं एंड में प्रखर से और बाकी लोगों से पूछूंगा क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। Harry sir, I give you the mic. Can you please switch it on? Only mic, not camera. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आप कुछ ऐड करोगे सर? जी सर, ये बेसिकली सोर्सेज की बेसिक डेफिनेशंस हैं। जैसे सर ने एग्जांपल बहुत अच्छा समझाया कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बीच में, एंड रिगार्डिंग आफ्टरवर्ड्स ये जॉन साहब ने न्यूमेरिक स्कीमेटिक्स और एपिग्राफी के बारे में समझाया, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता दीजिए सर। अच्छा, मैं सब स्टूडेंट को बता दूं कि हैरी सर की प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हैरी सर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एज डीएसपी इन पंजाब और अब ये साथ में इस बार आईएएस का पेपर दे रहे हैं और हम सब ने हैरी सर से एक्सपीरियंस भी गेन करना है और हम सब ने हैरी सर को ये भी विशेष देनी है कि इस बार उन्हें आईपीएस बनना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट हैरी सर, चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड शो नाउ। देखो, अब ना हम आज जो करेंगे वो हम आर्कियोलॉजी की बात करेंगे एंड वी विल नॉट बी गोइंग इनटू लिटरेचर। लिटरेचर हमारा कल का टॉपिक होगा। सो ब्रॉडली टॉपिक पेपर में आते होते हैं कि हाउ आर्कियोलॉजी इल्यूमिनेट्स अर्ली इंडियन पास्ट, राइट। सो आर्कियोलॉजी से हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, आज मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। फिर इसका एक सपोर्टिंग मैप मैं अगले क्लास में आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा। जब हम लिटरेचर कर रहे होंगे तो एक बार मैं आर्कियोलॉजी के लिए आपको मैप दिखाऊंगा। सो बेसिकली क्या है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज टू स्टडी पास्ट। एक होती है लिटरेरी और दूसरी होती है आर्कियोलॉजिकल, जिन्हें हम टेंजिबल रिमेन्स कह देते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हैं, क्वाइंस हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बोन्स हैं, सील्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं एंड अदर आर्टिफैक्ट्स हैं, राइट। अब ये सारा जो हमारे पास सामान आ गया, बोन्स आ गई, इंस्क्रिप्शंस आ गई, क्वाइंस आ गई, आर्कियोलॉजिकली मॉन्यूमेंट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं आ गए। अब written sources provide a record of very small part of human past. written records जो है वो बहुत small past जो है उसका हमें रिकॉर्ड देते हैं। इसका लॉजिक पता है क्या है? देखो, जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज, और फिर जो मीजोलिथिक एज है, और फिर जो नियोलिथिक एज है, इसके बाद चाल्कोलिथिक एज है, और साथ में आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। जो यहां तक का टाइम आ गया। अब हड़प्पन्स की जो लैंग्वेज है, जो उनकी स्क्रिप्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए। हमें पता नहीं उन्होंने प्रॉपरली क्या लिखा हुआ है, तो वो है या नहीं है अभी हमारे लिए वो लिटरेरी सोर्स का काम नहीं कर रही। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें तो जो वेदा लिखे गए थे, वेदास, आई नो मैंने बोर्ड को छोटा किया हुआ है पर मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है कुछ भी, तो ये सिर्फ समझने के लिए है। जो वेदास थे, उन वेदास को भी इनिशियली तो लिखा ही नहीं गया, तो उनको हम ना यूजुअली प्राइमरी सोर्स की कैटेगरी में भी यूज नहीं कर सकते। वो बहुत बाद में लिखे गए हैं। पहले तो ओरल ट्रेडिशन था कि याद किया जाता था वेदों को और लिखा नहीं जाता था। जब तक वेद ओरल है वो वेद है, और जब वो लिख दिए गए तो वो संहिता बन गए। संहिता कैन बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वेदास आर नॉट एग्जैक्टली अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज दे वर नॉट रिटन। सो वेद तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अब अगर हम वेदों को छोड़ भी दें तो पैलियोलिथिक एज कब स्टार्ट हो गई थी? लाखों साल पहले, है ना। इट्स बीन लैक्स ऑफ इयर्स अगो। वैसे मैंने लाख लिखा है, ये 2.5 लाख 3 लाख साल पुरानी बात है। और हड़प्पन एज खत्म कब हो रही है? रफली कोई 1800 बीसीई के पास आके। अब 1800 बीसीई, दैट मींस 1800 साल बीसी वाले और 2000 साल अब वाले जो अभी चल रहे हैं 2020, तो ये टोटल कितने हुए अभी तक? 4000 साल। अब अगर ये लेट्स से कि 2 लाख साल की हिस्ट्री भी हमारे पास है पढ़ने के लिए, उस 2 लाख का 10% जो होता है वो 20,000 बन जाता है और 1% 2000 बन जाता है। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 2% ऑफ द टोटल हिस्ट्री के लिए रिटन एविडेंस है। बाकी हिस्ट्री के लिए तो हमारे पास रिटन एविडेंस ही नहीं है। उस पूरी हिस्ट्री को हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे, राइट। सो आर्कियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये इसी पॉइंट में हमें समझ आ गया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें
मोर देन 95% ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। लिटरेरी सोर्सेज तो लेस देन 5% की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, rather less than 4%, 3%, कुछ भी बोल दो वहां पे, राइट? सो written sources provide a record of a small part of human past. Thus, archaeology plays a crucial role in understanding past and provides records for remotest eras of human existence. जो सबसे पुराना पास्ट है, रिमोट पास्ट, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन तो हमें आर्कोलॉजी देती है। अगर अब हम प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री क्या है? इट इज अ पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। प्री हिस्ट्री टाइम ही वो था जिस टाइम पे कुछ लिखा ही नहीं गया, राइट? प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम था जिसके टाइम पे लिखा गया पर हमें समझ नहीं आया, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई। फिर हिस्ट्री का टाइम आता है जो वैदिक एज से स्टार्ट होता है। सो प्री हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे? पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, and Indian prehistory consists of Paleolithic 2 million years ago to 10,000 years ago and Mesolithic 1 lakh to 40,000 years ago periods. अच्छा, एक चीज ना याद रखना, हिस्ट्री में ना कोई भी पीरियड अगर हम बात करेंगे ना तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया फिर मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री ऐसे डिफाइन नहीं होती है, हिस्ट्री इस तरह से डिफाइन होती है, राइट? पैलियोलिथिक चलता रहा, बीच में कहीं पे मेसोलिथिक स्टार्ट हो गया, बीच में कहीं पे नियोलिथिक स्टार्ट हो गया। तो ये ना इस तरह से सर्कल बनते हैं कि अगर तुम बात करो ना इंडिया में किसी एक टाइम पे, अगर हम बात करें ना हरियाणा वाला जो रीजन था जहां पे सरस्वती सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस एरिया में हम ब्रॉन्ज एज में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ एरिया में साथ में ही हम ब्रॉन्ज एज की जगह चैल्कोलिथिक में बैठे थे, उसी के साथ लगते कुछ एरिया में हम नियोलिथिक में भी बैठे हुए थे, उससे थोड़ा आगे जाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही अभी हम मेसोलिथिक में थे और साथ में आगे जाकर पैलियोलिथिक में थे। तो सारी जो एज थी वो एक साथ ही चलती है। आज भी तुम देखो तो कितने अर्बन सेंटर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, फिर छोटे टाउन्स हैं, फिर विलेजेस भी हैं, फिर आइसोलेटेड विलेजेस भी हैं, और अभी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। तो हिस्ट्री इज नॉट लाइक कि तुमने बोल दिया कि यहाँ एक पीरियड शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं होती हैं, राइट? सो अगला आता है पैलियोलिथिक एज। अब ना हमने करना क्या है अपने एग्जाम में, अनलेस वी आर डूइंग अ मैप, अगर हम एक मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो हमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट पकड़नी है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। जब हमने ऐसा आंसर लिखना है कि आर्कियोलॉजी की बात है, अगर बात आ जाए ना कि पैलियोलिथिक एज के ऊपर हमसे आंसर लिखवाया जा रहा है जो हमारा अगला टॉपिक होगा, फिर तो हमें 5, 7, 10 साइट्स भी लिखनी पड़ सकती हैं, राइट? मैप भी बनाना पड़ सकता है जो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसे आंसर में एक एक साइट पकड़नी है, उसके बारे में 2-2, 3-3 फैक्ट्स बताने हैं। 2 मैं आपको थोड़े एडिशनल फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन आंसर हमने 150, 200, 250, 300, 350 वर्ड्स के बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, राइट? सो पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। रिमार्केबल एविडेंस कम फ्रॉम इसामपुर, ये हंसी वैली है कर्नाटक में, वहां की साइट है। फैक्ट्री एंड हैबिटेशन साइट है। फैक्ट्री साइट्स वो साइट्स थी जहां पर इंसान अपने लिए पत्थर के टूल्स बनाता था, राइट? और हैबिटेशन साइट्स जहां पे वो रहता था। तो जो इसामपुर है हंसी वैली साइट, यहाँ पर दोनों चीजें थी, यहाँ पे लोगों ने अपने घर भी बनाए थे और यहाँ पर रह के वो लोग अपने लिए साथ के साथ क्या करते थे, टूल्स भी बनाते थे। तो फैक्ट्री एंड हैबिटेशन साइट नियर व्हाट, नियर अ सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर उस टाइम पे बड़ा जरूरी था लोगों को, पानी से दूर लोग जाते ही नहीं थे इनिशियली। अभी भी तुम देखो तो हम ना रिवर वैलीज की साइड पे ज्यादा घर बनाते हैं, रिवर वैलीज में, रिवर्स के साइड्स पे, राइट? फैक्ट्री एंड हैबिटेशन साइट लोकेटेड नियर अ सोर्स ऑफ वाटर हंसी रिवर एंड रिच इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किस लिए? रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टूल्स। तो देयरफॉर इट वाज अ नेचुरल चॉइस टू सेटल। यहाँ पे पानी भी था और हैबिटेशन के लिए इजी हो गया, और फिर फैक्ट्री साइड बनानी थी तो लाइमस्टोन पड़ा था, तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स दैट वी गेट थ्रू आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजिकली हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, राइट? लोअर पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे ना एक्विलियन टाइप ऑफ टूल्स बन रहे थे, आई एम सॉरी, जहां पर एक्विलियन टाइप ऑफ टूल्स बनते हैं। एक टाइप ऑफ टूल्स है सच एज हैंड एक्सिस, स्लीवर्स, नाइफ्स,
चॉपिंग टूल्स एंड स्क्रैपर्स, या पता ही है ना, हैंड एक्स क्या, कुल्हाड़ी है, नाइफ चाकू है, चॉपिंग टूल्स हैं, क्लिवर्स हैं, हर चीज को यूज करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए. सो हैंड एक्सिस हैं, क्लेवर्स हैं, नाइफ्स हैं, चॉपिंग टूल्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, हैव बीन फाउंड. हैमर स्टोन्स ऑफ बसाल्ट, बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ रॉक. बसाल्ट, चर्ट एंड क्वार्टजाइट, ये 3 स्टोन की वैरायटीज हैं, राइट. 3 तरह के स्टोन यूज किए हैमर स्टोन बनाने के लिए. हैमर स्टोन्स ऑफ बसाल्ट, चर्ट एंड क्वार्टजाइट and tools in various stages of manufacturing have also been unearthed. अब जहां पे हमें ना tools various stages of manufacturing में मिलते हैं कि पूरा बना हुआ है, फिर थोड़ा बना हुआ है, फिर बिल्कुल रॉ मटेरियल पड़ा है, वहां से ये कंफर्मेशन आती है कि ये एक फैक्ट्री साइट है. have been unearthed while the middle paleolithic assemblage, थोड़ा टाइम बीतने के बाद जो हमें मिलता है, includes a large amount of flake tools. एक बड़ा पत्थर, उसको हम बोलते हैं कोर, उसको तोड़ दिया जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं वो बनते हैं फ्लेक. अब हमें फ्लेक के टूल्स मिल रहे हैं along with cores and hammered stones of chert, quartzite and limestone, right. अब मैं इसको पिछली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, एक बार आप इसको स्लोली पढ़ो. आज की मैं पेस स्लो रखूंगा, फिर आप इसको पढ़ के मुझे बताओ कोई डाउट है तो मैं आपको अगली चीज कराऊंगा उसके बाद. ऑल राइट, तो अब बिफोर वी मूव अप फर्दर, शिवानी कह रही है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आई होप शी विल कम बैक सून. इन द मीनवाइल अंजलि, आपको माइक दिया है, माइक ऑन करना बेटा. अंजलि, हेलो. हाँ बेटा, समझ आ रहा था जो मैं समझा रहा था? हाँ जी सर, आ रहा है. कोई साउंड में प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल राइट, ओके. और शोभित, हाँ जी शोभित. शोभित, तुमने माइक ऑन कर लिया, जल्दी बोलो फिर आगे चले भाई. वंश, आप बोलो. वंश, हाँ जी वंश, माइक ऑन हो गया, बोलो बेटा. हेलो. हाँ जी वंश, समझ आ रहा था बेटा प्रॉपर? हाँ जी सर, समझ आ रहा है. ओके, तो नो डाउट्स? नो डाउट सर, कंटिन्यू. चलो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन. अब अगर हम मीजोलिथिक एज की बात करते हैं तो मीजोलिथिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है हमारे पास भीमबेटका.
राइट। इस साइट के बारे में तो मुझे लगता होता है सब लोगों ने वैसे जीएस में ही पढ़ा होता है। भीमबेटका साइट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मिली हैं अर्ली मैन को, जो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देती हैं, और फिर ये यूनेस्को की साइट भी है। तो भीमबेटका इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमें ब्लेड्स एंड ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं। ब्लेड्स एंड ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड। बट भीमबेटका एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्निफिसेंट रॉक आर्ट साइट मिली है। बहुत ही अच्छी मुराल पेंटिंग टाइप इन्होंने केव वॉल्स के ऊपर पेंटिंग की हुई है। जो पेंटिंग है, द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स इज मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। अब जब हम देखते हैं ना कि पेंटिंग जो की है उसमें वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग सीन दिखाए हैं, दैट मीन्स ये वो इंसान है जो अभी एग्रीकल्चर नहीं करता और डोमेस्टिकेशन नहीं करता, ये सिर्फ हंटिंग करता है। और जब ये हंटिंग करने जाता है तो जिन वाइल्ड एनिमल्स को ये देखता है उन्हीं की पेंटिंग कर देता है। तो पेंटिंग से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिली कि उस टाइम के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, या उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, या उनकी सोशल लाइफ कैसे थी। ऐसी इन्हीं पेंटिंग से हमको उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सोसाइटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ना पेंटिंग्स जो केव पेंटिंग्स हैं, बाद में जौन सी भी हम पेंटिंग्स देखेंगे, इनसे हमें ना मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आपको किसी एक स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर आंसर लिखना होगा तो आप उसको इस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड करोगे कि देखो पेंटिंग से हमें सोसाइटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमी के बारे में ये, और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है। सोसाइटी में फिर आप बताओगे कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें जेंडर बेसिस पे भी मिलती है, सेक्स बेसिस पे, कि मेल और फीमेल। जैसे हम अभी एक एग्जांपल दूंगा कि जब हंटिंग सीन्स आएंगे उनमें मेल की फोटो ज्यादा दिखेगी, और जब गैदरिंग की फोटोज आएंगी कि जाके गुड्स को गैदर करना है, तो फीमेल की पेंटिंग ज्यादा दिखेगी। तो आपको जेंडर डिविजन्स एंड एवरीथिंग थ्रू पेंटिंग समझ आ जाती हैं। तो आपके आंसर में जब एक स्पेसिफिक सोर्स पे क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका भी हम एक प्रॉपर आंसर बना सकते हैं, राइट। आज का आपको एक छोटा सा मैं टास्क भी दूंगा बाद में कि आपने एक आंसर बनाना है। So the subject of paintings is mostly wild animals and hunting scenes. Animals such as deer, nilgai, wild buffalo, boar, and rhino, among others, are depicted on the walls. This is evidence to the wide variety of fauna कि उस टाइम पे किस तरह का fauna था, उसका एक तो हमें example मिल गया that existed in Mesolithic period, and their importance to rural economy कि उन लोगों के लिए सिवाय hunting के और कोई खास occupation बचा भी नहीं था। Then अब पेंटिंग करते कैसे हैं? The outlines of the animal bodies are filled with patterns and geometrical shapes, while the human figures are like matchsticks. जैसे ना अब मैं ट्राई करूंगा थोड़ा अर्ली मैन जैसी ही पेंटिंग करूं, और वैसे भी मेरी पेंटिंग अर्ली मैन जैसी है, बहुत अच्छी है भी नहीं है। सो ह्यूमन बॉडीज तो इस तरह से मैचस्टिक्स जैसी बना देते हैं, और जब एनिमल फिगर्स बनाते हैं तो उनके ऊपर ऐसे कुछ डिजाइन से बना देते हैं, राइट। सो दोनों तरह की इमेजेस चलती थी, मैचस्टिक इमेजेस एंड देन images with animal images with patterns and geometrical shapes. There are individuals and group of men hunting animals. So individually भी जाके एक्ट हो रहा है और ग्रुप एक्टिविटी भी हो रही है। तो सोशल लाइफ की एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो इंडिविजुअली भी रहना चाहते हैं और साथ में वो ग्रुप्स पे भी डिपेंडेंट हैं। It is likely that the Mesolithic man first planned the hunt. आज ना मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज हम सुबह उठ के ना जल्दी उठ के बैठ कर प्लानिंग चल रही है कि थोड़ी देर में जाते हैं, 1-2 घंटे में सूरज निकला है प्रॉपर तो हंटिंग करने चलते हैं, एंड ड्रू इट। फिर हम बिफोर द सनराइज प्रॉपर हम अपनी केव के अंदर एक पेंटिंग बनाते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट। पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाने के बाद शिकार पे गए। अब इससे क्या समझ आता है? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट पेंटिंग्स वर अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स, कि भाई अगर पेंटिंग ठीक बन गई ना तो शिकार ठीक होना है, फिर हम शिकार खेलने जाएंगे। अगर आज पेंटिंग ही ठीक नहीं बनी तो हमारे को ना विश्वास सा होना शुरू हो जाता था कि यार ये ना हो कि पेंटिंग ठीक बनी नहीं, शिकार पे गए और शेर ने हमें खा लिया, तो आज का शिकार अबेंडन कर देते हैं, राइट। पार्ट ऑफ रिचुअल्स व्हिच टुक प्लेस बिफोर द हंट टू इंश्योर दैट इट वाज सक्सेसफुल। तो यहाँ से क्या पता चलता है? सुपरस्टिशियस बिलीफ्स या उनके रिलीजियस बिलीफ्स। देन नेक्स्ट इज द हंटर्स आर आल्सो शोन वेयरिंग मास्क्स। उस टाइम पे कोरोना वायरस वाली फीलिंग तो नहीं कहीं आ गई थी, ये सोचना पड़ेगा। द हंटर्स आर आल्सो शोन वेयरिंग मास्क्स which suggests that they had an elevated position. तो जो उस जमाने में हंटिंग करने जाते थे, डेयरिंग आदमी होते होंगे, उनका एक स्पेशल स्टेटस होता होगा, तो वो एक स्पेशल तरह का मास्क पहनते थे, which can be like कि ये क्राउन की तरह यूज किया जा रहा है कि भाई ये अलग लोग हैं, ये शिकार खेलने जाते हैं, ऑडेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी अलग ही रिस्पेक्ट बनेगी।
elevated position and the marks differentiated them from others. तो सिर्फ hunters वो मास्क पहनते होंगे, बाकी लोग नहीं पहनते होंगे. It is also possible that the mask had a ritual significance. फिर ये religious belief हो गया कि इस तरह का मास्क पहन के शिकार पे जाओगे तो शिकार successful हो जाएगा, right? Then art also suggests a sexual division of labor. अब division of labor आ गया. Sexual means female male के बीच का difference because men are shown as hunters while the women are engaged in gathering. तो काइंड ऑफ ना कि डिफिकल्ट टास्क जो रिस्की है वो मैन कर रहे हैं और जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है सो कॉल्ड. अदरवाइज गैदरिंग करना भी इजी नहीं है, बहुत उसमें भी एफर्ट लगता है और उसमें भी रिस्क फैक्टर है. आप गैदरिंग कर रहे हो, एनिमल आपके प्रेडेटर आके आप पे भी अटैक कर सकता है. बट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सा आइडिया बना लिया कि ये मुश्किल काम है शिकार करना, ये मैन करेंगे, और गैदरिंग थोड़ा इजी है, ये फीमेल करेंगी. इन वन ऑफ द केव्स अ चाइल्ड बरियर हैज बीन डिपिक्टेड. जब हम बरियल पे एम्फेसाइज करना शुरू कर दें कि डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे करना है, इसका मतलब होता है कि हमारी सिविलाइजेशंस में एक विश्वास ये भी है कि लाइफ आफ्टर डेथ है. हिंदू जलाते हैं, मुस्लिम दफनाते हैं. इसका कारण क्या है कि हमें हमारे रिलीजन ने ये ऑर्डेन किया है कि ऐसा करने से ही आपकी मुक्ति होगी, आपको साल्वेशन मिलेगी, राइट? तो जब से हमें ये पेंटिंग्स दिखी, हमें ये भी समझ आ गया कि अर्ली मैन का भी बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ था, इसीलिए वो ग्रेव गुड्स भी यूज करता था. अब आज भी हम क्या करते हैं हिंदू धर्म में, जब किसी के घर में कोई डेथ हो तो हम उसके नाम का खाना कितने लोगों को खिलाते रहते हैं, राइट? कभी श्राद्ध के नाम पे, कभी किसी नाम पे. फिर हम उसके नाम पे बर्तन भी दान कर देते हैं, जूते भी दान कर देते हैं कि उसको अगले जन्म में या अगली दुनिया में उसको ये सामान पहुंचे, राइट? तो वो वहीं से चले आ रहे. देखो अभी तक के मिथ और सुपरस्टिशंस हैं. इन वन ऑफ द केस अ चाइल्ड बरियल हैज बीन डिपिक्टेड विद मेन एंड वुमेन मॉर्निंग. तो लोग मरने पे रो रहे हैं, ये इमेज आ गई. देयर इज आल्सो अ डिपिक्शन ऑफ अ फैमिली, मैन वुमेन एंड चाइल्ड ईटिंग टुगेदर. सो फैमिली लाइफ भी है, देन फैमिली एक साथ खाना खाती है, उसका एविडेंस भी है, एंड देन फैमिली मरने पे रोती है, उसका एविडेंस भी है. दिस इज एविडेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेमिनाइन रिलेशनशिप्स. Then, from the above examples, we can see that the rock paintings have a number of connotations. क्या क्या इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इनके क्या क्या हमें आइडियाज जनरेट कर पाते हैं हम इनसे. फ्रॉम मैजिक एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस. मैजिक की बातें हो रही हैं कि मास्क पहने हुए हैं, शिकार खेलने जा रहे हैं, पहले पेंटिंग हो रही है. रिचुअल सिग्निफिकेंस टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में लोग कैसे बात करते थे, एंड प्लानिंग, and they provide insights into the life ways of early man, right? तो ये हो गया up to pre-history. फिर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, इसमें न्यूलिथिक, नियोचैल्कोलिथिक कल्चर्स एज वेल एज हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाते हैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ ना कुछ कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस में भी हल्की फुल्की राइटिंग स्टार्ट हुई थी. बट अनफॉर्चुनेटली हम हड़प्पन को नहीं समझ पाए, तो उससे आसपास को तो क्या ही समझेंगे. न्यूलिथिक साइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे आती है. सो इसका जो टाइम फ्रेम है 7000 to 4500 BCE का है. मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट इन बलूचिस्तान which was continuously occupied between 7th millennium to 3rd millennium BCE. यहाँ पर तो हमें ना बहुत लंबे टाइम तक इंसान के रहने के एविडेंसेस मिले. तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. हम पहला पीरियड जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे, दूसरे को इन जनरल समझेंगे. जो पीरियड 1 है 7000 to 5500 BCE का, ये ना एक ट्रांजिशन दिखाता है, रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक. नोमैडिक क्या है कि किसी जगह पे टिक के नहीं बैठना, घूमते रहना, आगे बढ़ते रहना. नोमैडिक पेस्टोरल वे, पेस्टोरल वे की एनिमल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना, राइट? नोमैडिक पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन. अब यहाँ पर फर्स्ट फेज में जो मेहरगढ़ है, आदमी ने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के हमें एविडेंसेस दे दिए. दैट मींस जब तुमने जानवर पाल लिया, खेती करनी शुरू कर दी, अब तुम उतना फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करोगे. पहले क्या था, तुम हंटिंग गैदरिंग करते थे, यहाँ पे हंटिंग कर ली, गैदरिंग कर ली, फिर लगा यहाँ सामान खत्म है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो तुम घूमते रहते थे. नोमैडिक लाइफस्टाइल था. अब तुमने खेती करनी शुरू कर दिया, फसल लगा दिया, तो बैठे रहोगे भाई वहीं पे काफी टाइम तक. फिर वहीं पे एनिमल्स को तुमने डोमेस्टिकेट कर लिया, उनके दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो अब सिडेंटरी लाइफस्टाइल होना शुरू हो गया. सो नोमैडिक लाइफस्टाइल खत्म हो रहा है. While transitional and domesticated varieties of barley indicate
that Mehergarh was a nuclear area of barley domestication. So यहाँ पे हमें ना पहले wild barley मिली कि वैसी लगी हुई थी जंगल में, फिर उसके बाद ट्रांजिशनल कि लोगों ने इसका ध्यान रखना शुरू किया, एंड डोमेस्टिकेटेड फिर लोगों ने इंटेंशनली बार्ले लगानी शुरू कर दी. तो इस एरिया में हमें एग्रीकल्चर की एवोल्यूशन दिखती है, कैसे फ्रॉम वाइल्ड टू ट्रांजिशनल टू डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज आ गई, राइट. इंडिकेट दैट मेहरगढ़ वाज अ न्यूक्लियर एरिया ऑफ बार्ले डोमेस्टिकेशन. पीरियड 1 में हमें और क्या एविडेंसेस हैं? पीरियड 1 आल्सो शोस डिक्लाइन इन बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल. अब क्योंकि हम हंटिंग कम करने जाते हैं तो वाइल्ड एनिमल की बोन कम हो गई एरिया में जहां पे हम सेटलमेंट करते हैं, जो हैबिटेशन एरियाज हैं, एंड इंक्रीज इन द बोन्स ऑफ कैटल. अब जो हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है अब उनकी बोन ज्यादा मिलती है, राइट. और फिर ना क्या होता है, आपको ना जब बोन्स भी मिलती हैं तो हिस्टोरियंस ऐसे नहीं आइडिया बना लेते, उसका लॉजिक होता है. अगर एनिमल की हंटिंग हुई थी तो पत्थर मार मार के उसको मारा गया था, उसकी हड्डियां भी टूटी होंगी, उसके ब्लड स्टेन्स भी रहेंगे, राइट. डीएनए करोगे पता चल जाएगा. अगर नेचुरल डेथ है और बोन्स वैसी पड़ी हैं, उसकी कार्कस जो है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नेचुरल वे में इसकी डेथ हुई थी. और अगर वो हंटिंग हुई तो उसके ऊपर निशान पड़े होंगे. तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन दिखा वो कैटल बोन्स जो दिख रही है ना, वो हंटिंग वाली या बोन्स की तरह नहीं दिख रही है. सो पिक्चर क्लियर हो रही है कि अब हंटिंग कम होती है और एनिमल की डोमेस्टिकेशन ज्यादा होती है. बोन्स ऑफ कैटल विल शो ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सो हिस्ट्री में ना तुक्केबाजी नहीं चल रही थी कि हम कुछ भी लिखी जा रहे थे कि यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, वहां पे ये स्टार्ट हो गया. हर चीज का मेथड है, राइट, टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. Mesolithic tools such as microlith. लिथ का मीनिंग तो आई होप जिन्होंने अब हिस्ट्री ऑप्शन सोचा है तो इतना तो उनको पता होगा. अगर किसी ने हिस्ट्री ऑप्शन सिर्फ अभी ट्राई करने के लिए सोचा था तो उनके लिए मेरी एडवाइस है, फिर आप जब जीएस की बेसिक क्लासेस पढ़ लोगे ना तो आपको 90% क्लैरिटी हो चुकी होगी. हिस्ट्री ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जिसने जीएस पढ़ ली उसका एक बार सिलेबस तो खत्म हो गया, राइट. सारे टॉपिक पढ़ देने उसने जीएस में. अब उसने ऑप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें ना थोड़ा सा एनालिसिस का और थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी का तड़का मार देना कि 2-4 हिस्टोरियंस के नाम लिख दिए, बस दैट इज इट. सिलेबस तो जीएस में ही खत्म हो गया. सो मेसोलिथिक टूल्स सच एज माइक्रोलिथ. लिथ का मतलब होता है स्टोन, माइक्रो मींस छोटा, तो बहुत छोटे छोटे स्टोन टूल्स ये मेसोलिथिक एज की खास पहचान थे. मेसोलिथिक टूल्स सच एज माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड अलोंग विद नियोलिथिक हैंड एक्सिस. अब देखो जो मैं उस टाइम पे समझा रहा था ना कि नियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई, ये नियो है तो ये मीजो है. अब यहाँ पे ना ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे तुम्हें मेसोलिथिक टूल्स भी मिल रहे हैं माइक्रोलिथ, और हैंड एक्सिस भी मिल रही हैं जो नियोलिथिक है. सो ये ट्रांजिशन थी. फिर अगली ट्रांजिशन आ जाएगी तो चैल्कोलिथिक एज आएगी, तो इस एज में तुम्हें चैल्कोलिथिक और नियोलिथिक के मिलेंगे. ऐसे इससे पहले भी ट्रांजिशन है तो पैलियोलिथिक है. पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की भी एक ट्रांजिशन की स्टेज ऐसी आएगी जहां पे तुम्हें दोनों के मिलेंगे. सो लाइफ ऐसे मूव की है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, ऐसा नहीं हुआ, राइट. वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नेवर पॉसिबल. अगला आता है cones used in food production and blades set in wooden handles used as sickles for harvesting have also been found. अब अगर खेती शुरू की है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, तो फिर आपको सिक्कल मींस दातरी तो बनानी पड़ेगी फसल काटने के लिए. अब फसल है तो उसको स्टोरेज करना है. स्टोरेज के लिए स्टोन वेसल्स probably used for storage and perforated disc and stapula with criss-cross design have also been found. तो फसल को उठा के स्टोरेज वेसल्स में डाल के उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना, उसके भी एविडेंसेस मिल गए. एग्रीकल्चर शुरू हुआ, वीट या बार्ले की डोमेस्टिकेटेड वैरायटी मिल गई, फिर आपको सिक्कल मिल गई, फिर आपको स्टोरेज का जो जार जूर बनाए वो भी मिल गए, राइट. लेकिन दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ पॉटरी. आपने बर्तन अभी इंटेंशनली नहीं बनाया, आपने परफोरेटेड जार्स वगैरह जैसे ना स्टोन था उसी के अंदर डाल दिया थोड़ा सा हॉलो करके, या आपके पास वुड थी हॉलो उसके अंदर डाल दिया, फिर आपका दिमाग चलेगा. मेंटोस खाओगे, दिमाग की बत्ती जलाओगे, फिर आपको लगेगा भाई प्रॉपर शेप में बर्तन भी बन सकते हैं. द पीपल ऑल्सो बरीड देयर डेड इन ओवल पिट्स इन नियर द हैबिटेशन साइट्स. अपने घर से ज्यादा दूर नहीं दफनाते थे, मरने के बाद भी उन लोगों को अपने पास रखने की इसमें एक इच्छा आती है, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, right. Then the bones were painted with red ochre
सजेस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ फर्टिलिटी कल्ट्स, कुछ बोन्स के ऊपर गेहुआ रंग चढ़ा दिया, गेरुआ चढ़ा दिया। अब इससे लगता है कि शायद ये जो बोन्स हैं जिनके ऊपर रेड कलर चढ़ाया गया था, ये कोई फर्टिलिटी कल्ट का बिलीफ है। फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस, धरती में से अनाज उगता है, औरत की कोख से बच्चा पैदा होता है, इसीलिए लिंग पूजा एंशिएंट सिविलाइजेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जहां पर हमें पेंटेड बोन्स मिलती हैं रेड ऑकरे के साथ, हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये फर्टिलिटी कल्ट का कोई बिलीफ था। फिर लाइफ आफ्टर डेथ की बात कंटिन्यू हो रही है, तो ग्रेव गुड्स प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट। अब जब आप ग्रेव्स में गुड्स रख देते हो ना, तो पता चलता है कि क्राफ्ट में कैसे कैसे नई चीजें इवॉल्व हुई, क्राफ्ट एज वेल एज ट्रेड। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल यहाँ मिलता ही नहीं है और आप बाहर से मंगवाते हो। दैट मीन्स आपने ये पर्टिकुलर चीज मंगवाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया, तो आपका उसके साथ ट्रेड रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो गया। इसका एग्जाम्पल है, देखो, ग्रेव गुड्स प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ की मरने के बाद भी कुछ चीजें चाहिए, एज वेल एज सोशल हायरार्की। आपको अगर किसी ग्रेव में ज्यादा सामान मिले और किसी में कम मिले, किसी में अच्छी क्वालिटी का मिले, किसी में बुरी क्वालिटी का मिले, तो इससे क्या पता चलता है? अमीरी गरीबी का भेदभाव, राइट? रिच एंड पुअर इन द सोसाइटी, दैट इज सोशल हायरार्की। फूड ऑफरिंग्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स में स्टोन एंड शेल के नेकलेस हैं, बोन के पेंडेंट्स हैं और एंकलेट्स हैं, ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। अब इन चीजों की जो आपने रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मंगवाया? बीड्स जो के थे, प्रेजेंस ऑफ बीड्स, टर्कवाइज, लैपिस लजूली एंड सी शेल बैंगल्स, इन सब की प्रेजेंस क्या बताती है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि जो लैपिस लजूली है वो बदश्का अफगानिस्तान में मिलती है, और आप ऐसी बैंगल्स जो आप बना रहे हो या ऐसी जो भी आप चीजें बना रहे हो, ऑर्नामेंट्स या अदर थिंग्स, अफगानिस्तान में मिलने वाले रॉ मटेरियल की आपको एविडेंसेस मध्य प्रदेश में आके मिल रहे हैं, पॉइंट्स टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। फिर लैपिस लजूली जो है वो तो बदश्का से आई, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने ले लिया। ओवर टाइम जो बरियल्स थे, दे बिकेम मोर इलेबोरेट, सजेस्टिंग एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ज्यादा सामान आना शुरू हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई, रिच क्लास खड़ी होगी ट्रेडर्स की, उनकी ग्रेव्स में ज्यादा सामान था, आम जनता जो गरीब थी उसकी ग्रेव्स में कम सामान था। मेहरगढ़ को ना हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिकर्सर भी मानते हैं कि यहीं से धीरे धीरे फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो गई। जब हम हड़प्पन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसी पॉइंट को बहुत एम्फेसाइज करते हुए क्या बताएंगे कि कुछ इंग्लिश हिस्टोरियंस कहते थे कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो थी वो फॉरेन ट्रांसप्लांट थी, वो लोग इंडिया के नहीं थे, बाहर से आए थे। फिर हम ये एविडेंस देके बताएंगे कि वो मेहरगढ़ के जो लोग थे भाई, खेती भी कर रहे थे, घर भी बना रहे थे और सारा कुछ तो कर रहे थे। उसका अगला स्टेप था टाउन प्लानिंग, जो कि हड़प्पा में हो गई। It yields data about one of the earliest phases of occupation in Kutchi Plains, southern Baluchistan, and provides rare insight into life before the emergence of Indus Valley civilization. So यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक सेटलमेंट एरिया दिखता है, जहाँ पे हमें ना विलेजेस से टाउन्स की ट्रांजिशन दिखती है। अब अगली ट्रांजिशन टाउन से सिटीज की होगी और वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन बन गई। अभी हम ना सारे टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं आज? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, राइट? अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है, 2600 टू 1900 बीसी का टाइम है। इसमें भी हम सारी साइट्स आज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आज हम हड़प्पा का चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे, वो तो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम क्या कर रहे हैं? आर्कोलॉजी। तो इसमें हम एक आधी कोई सोर्स, एक आधी दो इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइट बनती है मोहनजोदाड़ो, तो उसका एग्जांपल देके हम अपने आंसर में आर्कोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ थी? सिंध में। was one of the important urban centers of हड़प्पन civilization। जो सेटलमेंट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। एक सिटाडेल एरिया है जो हायर है लेकिन स्मॉलर है। स्मॉलर मींस, देखो इसको ना ऐसे समझते हैं, ये मोहनजोदाड़ो का शहर है, सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो। थोड़ा मैं और इसको बेटर डार्क में मार्कर यूज कर लूं। ये सिटी है, इस सिटी में एक अपर एरिया है पर वो स्मॉलर है, एक लोअर एरिया है वो लार्जर है। अपर एंड स्मॉलर, लोअर एंड लार्जर, यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं और यहां पर हमें वर्कर्स के घर मिलते हैं।
यहाँ पर रिच क्लास रहती है, यहाँ पर पुअर क्लास रहती है। The settlement is divided into two sections. The citadel means जो किलेबंदी किया हुआ एरिया, smaller and higher, and the lower town, larger and lower, right? Citadel consisted of buildings of public purposes such as great bath, assembly hall and granary. जहाँ पे public gatherings होती हैं, बड़ी बड़ी meetings होती हैं, ये वो एरिया है। जो ग्रेट बात है उसका रिचुअल सिग्निफिकेंस है, तो रिलीजियस लाइफ समझ आती है कि हड़प्पा के लोगों को विश्वास था पानी में नहा के शुद्धता होती है, तो उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा बेदिंग घाट बनाया हुआ है। जैसे कि आज हम गंगा में स्नान करने जाते हैं या श्री हरमंदिर साहब के सरोवर में स्नान करते हैं, राइट? उस तरह उन लोगों ने भी अपने लिए पानी को यूज किया प्यूरिफिकेटरी इफेक्ट के लिए रिलीजियस बिलीफ के साथ। देन जो असेंबली हॉल है, कुड हैव बीन अ प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल गैदर्ड to take part in certain religious ceremonies। तो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी फंक्शन होते होंगे। और ग्रेनरी, जहाँ पे सारा स्टोर किया जाता था ग्रेन। तो इस तरह हमारे पास जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो अपर टाउन में आ गई मोहनजोदाड़ो में। देन इट हैज बीन सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी द स्टोर्ड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो जो FCI के गोडाउनों में जैसे खाना पड़ा होता है हमारे पास आज गोडाउन्स में, व्हीट है, राइस है, वैसे इन लोगों ने अपनी ग्रेनरी में रखा हुआ था। जब कभी कहीं अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ से ग्रेन निकल गया। सिटाडेल इज फोर्टिफाइड, इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है, फिजिकली सेपरेट फ्रॉम लोअर टाउन। तो इनके बीच में डिफरेंस रखा गया कि यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं सोसाइटी के और यहाँ पर कॉमन पीपल। Since it is on an elevated ground, it is possible that the people who lived or work here might have been accorded a higher status in society। ऊंचाई पे रहने वाले ऊंचे लोग, ऐसी वाली फीलिंग दी हुई थी। The lower town is characterized by a well-planned street grid and an elaborate drainage system। जो हम पढ़ते ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्ट्रेट रोड्स बनती थी, 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, वो हो गया ग्रिड पैटर्न। और फिर यहाँ पे इलेबोरेट ड्रेनेज था, सारा गंदा पानी शहर से बाहर निकालने के लिए। This hints that the occupants of ancient Indus civilization city of Mohenjo-daro were skilled urban planners। प्रॉपर शहर बनाया हुआ था, अपर टाउन अलग, लोअर टाउन अलग, स्ट्रेट रोड्स, इलेबोरेट ड्रेनेज विद अ रेफरेंस फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर। बहुत ध्यान देते थे प्यूरिफिकेटरी इफेक्ट ऑफ वाटर और फिर गंदा पानी निकालने का अलग से पूरा ध्यान। तो वाटर मैनेजमेंट तो इन लोगों की जबरदस्त थी। There is also a concern for cleanliness and others in the community। बाथरूम्स जो हैं उनको प्रॉपर ड्रेन्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एंड देयर आर वेल्स इन द रूम विच कुड बी रीच फ्रॉम आउटसाइड। दैट मीन्स घर के बाहर से आप एंट्री लोगे और पानी का सारा काम घर के बाहर करोगे और सफाई प्रॉपर रहेगी आपकी। The lower town was walled and the bricks were of the same proportion, 1:2:4 की रेशियो में लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो थी इसकी वो प्रॉपर ऐसे इन्होंने बनाई हुई है, जिससे पता चलता है कि हाउ मेटिकुलसली द टाउन प्लानिंग काइंड ऑफ थिंग्स वर बीइंग डन। और इससे एक एविडेंस ये भी मिलता है कि उन लोगों को थोड़ी थोड़ी अब साइंस की इंफॉर्मेशन भी, नॉलेज भी है। Thus we come to two conclusions on the basis of above information। एक क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मॉडेस्ट रूलर। मॉडेस्ट रूलर है, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पैलेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़े बड़े महल तो मिले नहीं। हैव बीन फाउंड येट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग। राजा बड़ा मॉडेस्ट है, बड़े महल बना के नहीं रहता, लेकिन काम बहुत करता है, इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है। एंड सेकेंडली इन द वर्ड्स ऑफ पॉशेल। अब यहाँ ये बन गया ऑप्शन का एक्सक्लूसिव लेक्चर जहाँ पे हमने हिस्टोरियंस के नाम डाल दिए। और तुम ये देखो कि मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद पहला नाम डाला है, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर लाइन में हिस्टोरियंस के नाम डालने हैं। बस जहां पे रिक्वायरमेंट आए वहां पे एक दो नाम अच्छे से लगा दिए, एक कोट्स में डाल दिया, तो भाई बात ही बन गई। आंसर में नंबर 2-4 एक्स्ट्रा आ गए। इन द वर्ड्स ऑफ पॉशेल क्या था? एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन क्लीनिनेस। भाई सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे। तो मुझे पता क्या फीलिंग आ रही है, अब देखो ध्यान से देखना। मॉडेस्ट रूलर, राजा बड़ा मॉडेस्ट है, बड़े बड़े महलों में नहीं रहता, पर ध्यान सफाई का बहुत रखता है। तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले का पुनर्जन्म हुआ है अब हमारे लिए, जो बने हैं हमारे नए प्रधानमंत्री। ठीक है, यहां तक अब किसी के माइंड में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगली शीट पे चलूं। एनीवन हु फील्स लाइक आस्किंग एनीथिंग?
आज मेरे को ना अच्छा ये लग रहा है कि हैरी सर हमारे साथ हैं, और क्योंकि हैरी सर हिस्ट्री मेरे से पहले एक बार काफी पहले पढ़ चुके हैं और ओवर द स्पैन ऑफ टाइम सर ने खुद हिस्ट्री में इतनी मास्टरी कर ली हुई है, तो एक बार तो इनसे पूछते हैं आज का लेक्चर इनको कैसा लग रहा है। हैरी सर माइक ऑन करना जी। सर हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी हैरी सर। हाँ जी सर, आवाज आई, अब आई है सबकी आवाज। हाँ जी सर, कैसा है लेक्चर? बहुत बढ़िया सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ सर काफी, मतलब ये सोर्सेज वगैरह की काफी मतलब नॉलेज वगैरह रिफ्रेश हो रही है सर। एग्जांपल्स नोट कर रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। ऑल राइट जी, थैंक यू जी सर। वेलकम और सर। किसी के माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एंड इफ ऑल इज क्लियर तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम 6 to 4 सेंचुरीज बीसीई। यहां से हमें लिटरेरी एविडेंसेस भी मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा अब इजी हो जाता है, राइट? अब जब हिस्ट्री में लिटरेरी एविडेंसेस आ गए, हमारे फैक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, बट उसी टाइम पे एट टाइम्स however there is a lack of convergence between literary and archaeological sources available for this period. फॉर एग्जाम्पल एक ना हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूं ताकि स्टोरी समझ आए। किताब में हमें मिले पढ़ने को लिटरेरी में कि यहाँ पे महल था, और फिर हम वहां पे खुदाई करें और महल मिले ना, तो ये तो लैक ऑफ कन्वर्जेंस होगी कि लिखा कुछ हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। ठीक है, then at times there is lack of convergence between the literary and the archaeological sources available for this period. A wide range of artifacts including fine pottery, एक बहुत ही विशेष तरह के बर्तन बनाने की कला थी, northern black polished ware and ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta have been found. गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, आयरन नहीं था। तो आपको पता चलता है कि जो मेटलर्जी हो रही थी वो किस किस चीज की हो रही थी, और अगर मेटलर्जी हो रही थी तो साइंस किस तरह से डेवलप कर रही थी। ठीक है, यू विल कम टू नो कि मेटल की एक्सट्रैक्शन भी हो रही है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर की एक्सट्रैक्शन भी हो रही है, मेटलर्जी हो रही है। फिर ब्रॉन्ज तो अलॉय मेकिंग भी हो रही है, अलॉयज भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि आप आयरन स्मेल्टिंग स्टार्ट कर दो, तो अभी हम यही रुके हुए हैं। Besides the artifacts, two major sources of information for this period are inscriptions, epigraphy and coins, numismatic. तो ये हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हो जाते हैं प्री हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब आती है नुमिस्मेटिक की बात, क्वाइंस की। यहां पर ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें और देता हूं। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था ना कि हम पीरियड्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे ही हम सोर्सेज को भी डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने बोल तो दिया कि एक आर्कियोलॉजिकल है, एक लिटरेरी है। आर्कियोलॉजिकल में मैंने क्वाइंस बोला या मैंने बोला इंस्क्रिप्शंस, तो भाई जो ये दो चीजें ही मान लो, क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस, इन पे भी तो लिखा ही हुआ है ना, लिखी हुई चीजों को ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिटरेरी सोर्सेज भी बन गए। सिमिलरली जो लिटरेचर है वो लिखा किस पे हुआ है, या कॉपर प्लेट पे या स्टोन पे, राइट? तो ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी तो है। सो ये डिविजन्स जो है ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई है, अदरवाइज सोर्सेज हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और हिस्ट्री है जो एक निरंतर फ्लो में चल रही है, उसमें ओवरलैपिंग चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो न्यूमिस्मेटिक की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज लिंक्ड टू मॉनेटरी हिस्ट्री। अब मॉनेटरी हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होगा, विच इंक्लूड्स एन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, क्वाइंस कैसे बने, सर्कुलेशन, उन क्वाइंस को कहां का सर्कुलेट किया, उनकी वैल्यू क्या थी, किस फ्रीक्वेंसी में आपको क्वाइंस मिलते हैं और वॉल्यूम कितना मिलता है। इससे आपको पता चलता है कि उस टाइम पर लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था वो क्या था। फिर आपको ये पता चलता है लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स जो थे वो क्या थे, सिक्कों पे कैसी इमेजेस बनी हुई हैं, लैंग्वेज ऑफ द एज पता चल जाती है, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी वो पता चल जाता है। सो यू कम टू नो अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम क्वाइंस देमसेल्व्स। क्वाइन के ऊपर अगर राजा अकेले की फोटो बनी है तो फीमेल की पॉलिटिकल पावर जो है या पोजीशन जो है वो वीक है। अगर क्वाइंस पे राजा रानी जैसे गुप्ता किंग्स में दोनों की फोटो बनती है तो इससे पता चलता है कि जो राजा रानी है उसमें पॉलिटिकली फीमेल की पोजीशन भी थोड़ी स्ट्रांग है, राइट? ऐसे ही गुप्ता क्वाइंस पे गरुड़ का सिंबल बनता है तो वो विष्णु भक्त है, अगर कोई बुल बनाएगा तो वो शिव भक्त है। सो यू विल कम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम क्वाइंस। मॉनेटरी हिस्ट्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अब अगर रोमन्स के क्वाइंस इंडिया में मिले तो इंडो रोमन ट्रेड की कंफर्मेशन हो गई, एंड एक्सचेंज, ट्रेड एंड एक्सचेंज हो गया।
while legends on coin help us in deciphering languages, जो उन पे लिखा हुआ है उससे हमें लैंग्वेज पता चलती है, उस एज के हीरोज, उनके लेजेंड्स, उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. Widespread availability of Kushana gold coins indicate large scale of trade during the period. कुशानाओं के सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन मिले, दैट मींस उनके टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेड चल रहा था. Hordes of Roman coins in South India also proves that trade wasn't limited to political boundaries. रोमन्स के इंडिया में चीरा चोला पांड्याओं के साथ संगम एज में बहुत अच्छे ट्रेड कॉन्टेक्ट का कंफर्मेशन हो जाता है थ्रू क्वाइंस. Coins were also used by guilds. Guilds क्या है? जो ट्रेडर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, श्रेणीज. Coins were also used by guilds, issued by guilds, which points to the importance and prosperity of these institutions. आज तो सिर्फ स्टेट क्वाइंस इशू करती है या करेंसी इशू करती है, उस टाइम पर गिल्ड्स भी इशू कर रही हैं. दैट मींस वो पॉलिटिकली कितनी पावरफुल थी और उनको राजाओं ने कितनी लिबर्टी दी थी कि वो अपने अलग से सिक्के चलाती हैं. सो इससे हमें सोसाइटी में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स की पॉलिटिकल पावर का आइडिया मिलता है. क्वाइंस आल्सो रिवील द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट. वो गोल्ड क्वाइन ज्यादा बना रही है या गोल्ड क्वाइन भी अगर बना रही है तो उसकी प्योरिटी कितनी रखती है, ये बताता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी. हिस्टोरियंस इंटरप्रेट द डिबेसमेंट ऑफ क्वाइंस एज एन इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन एज इन द केस ऑफ लेटर गुप्तास. तो जो अर्ली गुप्ता राजा थे उनके गोल्ड क्वाइंस प्योर क्वालिटी के थे, लेकिन लेटर गुप्ताओं के गोल्ड कॉइन्स इम्प्योर हो गए, उसमें ना गोल्ड में डिबेसमेंट हो गई, मिक्स कर दिया कुछ बीच में. दैट मींस अर्ली गुप्ता जो थे वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग थे, लेटर गुप्ता इकोनॉमिकली वीक होने शुरू हो गए. दिस कुड आल्सो मीन द हाई डिमांड फॉर क्वाइनेज व्हिच कंपेल द रूलर्स टू अलाउ द स्केर्स मेटल टू मैन्युफैक्चर गुड्स. या ये भी हो सकता है कि अब क्वाइंस इतने ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं, इकोनॉमी इतनी ग्रो करनी शुरू हो गई है कि सिर्फ गोल्ड कॉइन्स बना के काम करना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड एक लिमिट तक मिल रहा है. Right? Coins are often dated with which help historians to reconstruct the genealogies. राजा ना अपना नाम, और कई बार राजाओं ने अपने जो एक्सेशन ईयर्स हैं कि हम इस साल में राजा बने, क्वाइंस पे वो लिखवा दिए. तो हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, किसके बाद कौन राजा बना, वो जिनोलॉजी सेट करने में बड़ी हेल्प करते हैं क्वाइंस. समुद्रगुप्त के क्वाइंस के बाद चंद्रगुप्ता के क्वाइंस, उसके बीच में अगर रामगुप्ता के क्वाइंस हैं, उससे पहले अगर चंद्रगुप्त वन के क्वाइंस हैं, तो पूरी एक जिनोलॉजी बन गई कि गुप्ता में इसके बाद ये राजा, इसके बाद ये राजा, क्वाइंस के थ्रू. इवन इफ दे आर अनडेटेड, क्वाइंस डिस्कवर्ड इन एक्सकवेशन हेल्प डेट द लेयर्स. अब जब हम खोदते हैं ना, खुदाई कर रहे हैं, तो लेयर्स बन जाती हैं. इतनी लेयर तक ये राजा रूल कर रहा होगा, इतनी लेयर तक ये राजा रूल कर रहा होगा. राजा मींस डायनेस्टी. तो हमें पता चल जाता है क्वाइन पे अगर डेट ना भी हो, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये गुप्ताओं के क्वाइंस ही होंगे या ये वकतकास के क्वाइंस ही होंगे. तो इस तरह हम हिस्ट्री को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. फिर एरिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ डायनेस्टिक इश्यूज इज यूज्ड टू एस्टिमेट द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर. हमें ना एक राजा के क्वाइंस इतने एरिया में मिले, ज्यादातर क्वाइंस, और थोड़े से इस एरिया में मिले, लेकिन यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट क्वाइंस मिले. दैट मींस ए राजा इस जगह राज कर रहा था और बी राजा इस जगह राज कर रहा था. तो उनका एरिया कहां तक था, फ्रंटियर्स भी एस्टिमेट किए जा सकते हैं बाय द डिस्कवरी ऑफ क्वाइंस. हियर वन हैज टू बी केयरफुल बिकॉज क्वाइंस हैड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दे सर्कुलेटेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर. तो ध्यान क्या रखना, तो जो मैंने कहा ना ज्यादा कहां मिले, क्योंकि क्वाइंस तो एक्सचेंज हो जाते हैं. रोमन्स के क्वाइन इंडिया में मिले, दैट डजंट मीन कि रोमन्स यहाँ पे डायरेक्टली रूल कर रहे होंगे, वो ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़े से मिले. इंडिया के कुछ क्वाइंस उनके देशों में मिल गए. The type of political setup is often revealed by coins at the term Gana. Ganas ना रिपब्लिकन स्टेट्स को बोलते थे. On the coins of Yudhas point to their non-monarchical polity. तो जहां पर गणा लिखा हुआ है वो नॉन मोनार्किकल स्टेट्स हो गई. तो हमें पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द स्टेट भी क्वाइंस के थ्रू रिवील होता है. The coins also reveal information regarding the life of monarchs. जैसे ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. चंद्रगुप्त वन कितना अपने क्वाइंस के थ्रू ही इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ मैरिज कर ली. तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ के बारे में भी क्वाइंस से इंफॉर्मेशन मिलती है. और लास्ट, डिपिक्शन ऑफ डिटीज. राजाओं के सिक्कों पर कौन से भगवान की फोटो बनी है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ किंग एंड देयर रॉयल रिलीजियस पॉलिसी. जैसे गुप्ता के क्वाइंस पर पुरानिक हिंदू पुराण जो है, पुरानिक डिटीज
मिलते हैं ऑन द obverse एंड द इमेज ऑफ रूलर ऑन द रिवर्स। एक तरफ हिंदू गॉड्स की और पिछली तरफ राजा की फोटो मिलती है। Often, as in the case of Kushanas, the rulers associated themselves with the divine to legitimize their rule. वो अपने आप को ही भगवान से जोड़ते हैं, जैसे कि कुशान सिक्कों पे देवपुत्रा लिखा जाता था, सन्स ऑफ गॉड। तो ये सेमी डिवाइन थ्योरी प्रोपेगेट करते हैं, पॉलिटिक्स को रिलीजन से मिक्स करते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी हमें थ्रू द क्वाइंस मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वाइंस तक का टॉपिक कवर। तो हमने 2 सोर्सेज कर लिए, एपिग्राफी करनी है। अब अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। शफी ने पूछा है सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। बेटा प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो उसी टाइम पे लिखे जाएं जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो फ्यूचर में जाके लिखे जाएं पास्ट को बताते हुए। जैसे ना अगर कोई ये लिखे आज राज सर क्लास में सुबह ये पढ़ा रहे थे, ये प्राइमरी सोर्स है। अगले साल कोई बताया कि पिछले साल राज सर ने क्लास में ये बताया, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। हो गया शेफी सेतिया, क्लियर डाउट? शेफी रिपीट मैंने कर दिया, तुम भी बता दो डाउट क्लियर हो गया बेटा? ऑलराइट, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है अभी? तो ये ना तुम्हें रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे आज, तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाने हैं। फिर मैं तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करा दूंगा। सो हिस्ट्री ऑप्शन में इट विल बी काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग, ना तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना तुम्हें आंसर राइटिंग की आप खुद ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी, बट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना जरूर है रोज। हाँ बेटा, अभी आएंगे उसके ऊपर भी, परमेश्वरी लाल गुप्ता वे भी आएंगे। ठीक है प्रखर, ऑल क्लियर? सो चलें फिर अब एपिग्राफी पे। एपिग्राफी की बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज बेनिफिशियल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। तुम्हें पता है गुप्ता एज की अगर हमें एपिग्राफी एविडेंस ना मिलता, एपिग्राफिकल एविडेंस ना मिलता ना, तो हमें यही ना पता होता कि चंद्रगुप्त वंश से पहले घटोत्कच और उससे पहले श्रीगुप्ता भी थे। ये ना उनकी इंस्क्रिप्शन से पता चला, जिसमें उन्होंने अपने बाप दादाओं के नाम लिखवा दिए कि भाई ये भी 2 राजे थे। अदरवाइज लिटरेरी सोर्सेज में श्रीगुप्ता और घटोत्कच का रेफरेंस ही नहीं आता, सीधा ही चंद्रगुप्ता वंश से शुरू कर लेते हैं। The study of inscription is beneficial for reconstructing dynastic histories. For instance, the genealogical introduction in the early Chalukyan inscription contains the eulogistic क्या होता है, जिसमें प्रेज की जाए, डिस्क्रिप्शन ऑफ forefathers and the years of their rule। तो राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने भी अपने forefathers के बारे में बताया, और बताया ये किस साल में रूल कर रहे हैं, जिससे हमें उन राजाओं की इंफॉर्मेशन भी मिल गई जो यूजुअली या तो लिटरेचर में या बाकी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में नहीं मिलती थी। दिस इनेबल्स हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द डायनेस्टीज क्रोनोलॉजी प्रिसाइसली। और फिर इसका एक फायदा और होता है, हमें ना ये भी कंफर्म हो जाता है किस राजा के कौन कंटेम्परेरी हुए होंगे, और फिर उनके बीच में अगर कोई बैटल्स हुए हैं, एक्सपेंशन को लेके कोई लड़ाइयां हुई हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी प्रॉपरली हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इंस्क्रिप्शंस जो हैं दे आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ डायनेस्टीज। अब इसका ना बेस्ट एग्जांपल ना वैसे तो अशोक का बन जाता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस हमें नेपाल में मिलते हैं, कंधार में मिलते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि यार ये नेपाल पे भी राज कर रहा था, ये कंधार पे भी राज कर रहा था, इसकी टेरिटरी इतनी एक्सटेंसिव थी। दिस इज डिड्यूस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फाइंड स्पॉट्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एंड द क्लेम्स ऑफ टेरिटरीज एंड कंक्वेस्ट इन द इंस्क्रिप्शंस। एक तो जहां ये लगी है वहां से कंफर्मेशन हो गई, दूसरा उसमें राजा ने लिखवाया क्या कि मैंने क्या क्या जीत लिया। सो 2 तरीकों से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है थ्रू इंस्क्रिप्शंस की राजा की टेरिटरी कितनी एक्सपैंड कर चुकी है। However, this is not a foolproof method as the inscriptions may have been carried to different places by migrants। जैसे ना अशोक की इंस्क्रिप्शंस की बात ही करो तो उनको जो तोपरा वाली इंस्क्रिप्शन थी अंबाला के पास वाली, उसको दिल्ली लेके चले गए फिरोज शाह तुगलक। तो इंस्क्रिप्शन ऐसे अगर एक हमें ये एग्जांपल है तो ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स होंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्क्रिप्शंस को एज मॉन्यूमेंट्स, कि अगर कोई राजा बाहर से आया, वो लड़ाई लड़ा, इंडिया में जीत गया, जाता वो एक इंस्क्रिप्शन उठा के साथ ले गया कि ये मेरी जीत का एक सबूत हो गया, बट बाद में स्टोरी मिसिंग हो जाए तो हमें लगे कि हमारे राजा का इंस्क्रिप्शन वहां तक पहुंच गया।
However, this is not a foolproof method, as the inscriptions may have been carried to different places by migrants. It is also possible that the territory of the ruler was exaggerated in the inscription. तो राजा ने जब लिखवाया, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और समझाऊंगा, राइट? राजा ने जब लिखवाया तो जिससे वो लिखवा रहा है वो तो उसका लाइक पेड पर्सन है ना, मैंने इसको पैसे दिए भी लिख भाई मेरे लिए, तो हो सकता है मैं उससे झूठ लिखवा दूं, या हो सकता है वो राजा की प्रशंसा झूठ में ज्यादा कर दे राजा को खुश करने के लिए. सो देयर इज ऑलवेज अ डाउट इन द 100% क्रेडिबिलिटी. अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वही प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन ने लिखी थी समुद्रगुप्त के लिए, extensive list of kings and territories conquered by Samudragupta is provided, which lends credibility to the inscription, and the scholars accepted कि समुद्रगुप्त ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि उसने ये सारे राजाओं के साथ लड़ाइयां लड़ी होंगी, राइट? इसीलिए फिर उसको फाइनली विंसेंट ए स्मिथ कहता है कि भाई समुद्रगुप्त ना बोला करो, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला करो. जितना नेपोलियन ने यूरोप में गदर मचाया था उतना इस आदमी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मचा दिया, राइट? अगला, epigraphy is essential for reconstructing the administrative, economic and social history. इसमें हमें पता चलता है जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन में बताया कि रजुका का काम क्या था या और बाकी ऑफिसर्स क्या काम करते थे, ग्रामिका, गोपा, सबका बारे में बता दिया. इकोनॉमिक हिस्ट्री, इसमें पता चलता है कौन कितनी डोनेशंस देता था, कौन क्या कॉइन्स रखता था. सोशल हिस्ट्री, पोजीशन ऑफ वुमेन एंड देन कास्ट सिस्टम, इस सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है. इवन लैंड ग्रांट्स जो दिए गए उसके बारे में भी हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिली है. बट इट इज डिबेटेड एज टू व्हाई दीज लैंड ग्रांट्स वर मेड इन द फर्स्ट प्लेस. ब्राह्मण को दिया या किसी और को दिया, तो दिया क्यों गया? While some historians believe that the rulers wanted to extend cultivation to new areas, कि एक खाली जगह थी, हमने वहां पे या तो किसी मंदिर को जमीन दे दी कि यहाँ मंदिर बनाओ, फिर आसपास खेती करो, एग्रीकल्चर होगा, टैक्स ना भी आए, एटलीस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा. या फिर अगर हमने ज्यादा लैंड कल्टीवेट करना है तो हम शुद्र लोगों को उस टाइम पे ना एज पनिशमेंट उस एरिया में छोड़ाते थे कि यहाँ पे खेती करो. अब वो खेती करेंगे, लैंड फर्टाइल हो जाएगा, फूड प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा और टैक्सेस भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे. स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बेनिफिट हो गया, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो गया, राइट? ऐसे कभी कभी क्रिमिनल्स को दूर के एरिया में छोड़ देते थे कि यहाँ पे आप खेती करो, आपको ये पनिशमेंट है. कुछ सोल्जर्स इस चीज का ध्यान रख लेंगे. सो व्हाइल सम हिस्टोरियंस बिलीव that the rulers wanted to extend cultivation to new areas, others feel that since the kings were losing their power, they wanted to make allies and project a facade of their power. तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, जब राजा थोड़ा वीक होता था तो वो कुछ लोगों को विन ओवर करने के लिए उनको अलग अलग एरिया में अपना वेसल बनाता था कि मैं तुम्हें कुछ एरिया में ऑटोनॉमी देता हूँ, तुम इस एरिया को ग्रो कराओ, इससे रिसोर्सेज जनरेट करो, कुछ शेयर मुझे दो, बाकी तुम रखो, मिलके फौज बनाएंगे, उस पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट कर लेंगे. Similarly, there is an inscription in which Queen Prabhavati Gupta donated the village of दानगुना टू अ ब्राह्मण. अच्छा, यहाँ से ये भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि एक फीमेल को भी डोनेशन देने का इंडिपेंडेंट राइट है. क्वीन अपनी इंडिपेंडेंट डोनेशन दे रही है. However, संस्कृत टेक्स्ट जो है प्रोहिबिट वुमेन फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू लैंड. लिटरेचर में लिखा है औरतों को लैंड अपना नहीं मिलता. इंस्क्रिप्शन कहती है कि रानी ने डोनेशन कर दी, दैट मींस लैंड उसकी है. So this means either they were not implemented uniformly across the subcontinent or that rules were different for women of the royal family. अब तुम्हें पता चलेगा सोशल हायरार्की में विमेन की पोजीशन में भी तुम क्या लिखोगे कि रॉयल फैमिली की विमेन का पोजीशन थोड़ा बेटर ऑफ था, वो थोड़ा इंडिपेंडेंटली एक्ट करती थी, लेकिन जो आम फैमिलीज की विमेन थी उनके साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. So finally हम क्या लिखेंगे, archaeology is the primary source of information for prehistory and protohistory. While its significance reduces for the historical period, it continues to be noteworthy for it reveals different facets of the past. तो चाहे प्री हिस्ट्री के लिए तो ये ओनली सोर्स है, लेकिन हिस्ट्री वाले पीरियड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये डिफरेंट आइडियाज भी जनरेट कर देती है. सो ये था मेरा आज का पहला लेक्चर जो मैंने रखा हुआ था इंटेंशनली 1 घंटे का. अब ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको कल 1.5 घंटा फिर 2 घंटे कर देंगे, फिर यूनिफॉर्मिटी में ये 2 घंटे क्लास चलती रहेगी. तो आज के जो भी अब आपके डाउट्स हैं वो अब आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. हाँ जी प्रखर भाई.
हेलो। हाँ जी प्रखर, नमस्ते सर। जी सर, ठीक रहा जी? एक नंबर सर, बहुत बढ़िया। क्या क्या रिवीजन हो रहा है अच्छा रिवीजन होगी सा। पिछली बार से? बहुत कुछ हुआ है सर, मैं तो नोट्स खोल के बैठा था, ये तो बिल्कुल ही सारा नया लग रहा है मुझे। काफी कुछ है सर नया। रिवीजन भी हो रहा है और वैल्यू एडिशन भी हो रहा है साथ साथ। चलो फिर पुराने स्टूडेंट्स की वैल्यू एडिशन कराते हैं, नए स्टूडेंट्स को तो पहले दिन से ही नए नोट्स दे देते हैं, इनको पिछले 2 साल के नोट्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इनके जी वन सर। गो में कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। ठीक ठीक है है, सर। जी सर, जी सर। चलो फिर ऑल राइट जी, बाय, टेक केयर प्रखर। थैंक यू सर, नमस्ते। और किसी ने कुछ पूछना है? और आमिर कंक्लूड कैसे करेंगे न्यूमिस्मेटिक को? तो बेटा ये तुम्हें एक बार करके दिखाओ, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं। और तुम तो रोज मुझे 1-2 आंसर भेज ही देते हो, तुम्हारे तो आंसर मैं रोज ही चेक कर रहा हूँ। तो भेजो मुझे कंक्लूड करके क्या लिखते हो, देखें। नो देयर इज समवन विद अ रेज्ड हैंड। लवनीमा, हाँ जी बेटा, बोलो शर्मा जी। Sir, was the practice of leaving the dead bodies out in the open for the vultures to feed on prevalent in the time of Paleolithic or Mesolithic age? Yes, it was. Even in the time of Harappan, it was the practice, जिसको हम बोलते हैं fractional burials. Thank you, sir. All right. कैसा रहा लेक्चर आज का अदरवाइज? बहुत अच्छा था सर। सर ऑल्सो जो आप ये नोट्स भेजोगे वो आप MCM के ग्रुप पे भी भेज दोगे? हाँ बेटा, वहां भी भेजूंगा, एमसीएम के ग्रुप पे नहीं भेजूंगा क्योंकि सबने थोड़ा हिस्ट्री ऑप्शन लिया हुआ है। तो सर सेपरेट ग्रुप है? हिस्ट्री ऑप्शन का सेपरेट ग्रुप बना है, आप मनप्रीत मैम से बात करना, वो आपको बताएंगे। जिन्होंने हिस्ट्री ऑलराइट सर। तो जो हिस्ट्री ऑप्शन लेंगे उनका अलग ग्रुप है बेटा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय। हाँ जी, और कोई? सो नो मोर डाउट्स, नो मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। तो ठीक है, फिर मैं हिस्ट्री ऑप्शन वाले ग्रुप में आधे घंटे के बाद ये स्लाइड्स डाल दूंगा, इनको पढ़ लेना, कोई डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना। बाकी मैंने ना सोचा हुआ है कि जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास लगाई है, मैंने उनको एक डेमो दे दिया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा और साथ में प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स डिस्कस कर दूंगा। वो नए स्टूडेंट भी देख लेंगे, अगर ओल्ड स्टूडेंट से देखना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, दिस इज इट। अपर्णा तिवारी, आप मनप्रीत मैम को फोन करना, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे बेटा, अगर नहीं किया, मेरे को लगता है कर दिया होगा, अदरवाइज यू कैन डू इट। ऑल राइट देन एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कल मिलेंगे सेम टाइम, बाय।